एवरीवन, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 5 करेंगे जो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में है। ठीक है, तो एसिड्स क्या होते हैं जिनको हम हिंदी में अम्ल बुलाते हैं। तो एसिड्स होते क्या हैं? ठीक है, तो एसिड का जो बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है, जो ये वर्ड है एसिड, ये एक लैटिन वर्ड एसियर से बना है जिसका मतलब होता है सौर, खट्टा। ठीक है, तो जो चीज़ें टेस्ट में खट्टी होती है उन्हें हम एसिड्स की कैटेगरी में डालते हैं। ये तो एक बहुत ही नॉर्मल सी डेफिनेशन जो हमें बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ाई जाती है, लेकिन थोड़े से एडवांस जब हम पढ़ते हैं तो अगर आप पानी में किसी एसिड को डाल रहे हैं और वहाँ पे ना वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज कर रहा है, H+ आयंस रिलीज कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड्स बोलेंगे। उसके अलावा एसिड्स क्या करते हैं, अगर आप ब्लू लिटमस को एक एसिड सॉल्यूशन में डालोगे तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। ठीक है, तो एग्जाम में ना आपको सीटेट में भी, EMRS में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ब्लू लिटमस किस कलर का हो जाएगा, रेड लिटमस कैसा रहेगा? अच्छा ये बताओ। तो रेड लिटमस जो है वो रेड ही रहेगा। ठीक है, ब्लू लिटमस को ये रेड में टर्न कर देते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है एसिड्स के? तो दही, लेमन जूस, विनेगर, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट रहता है। आपको पता है हमारा जो स्टमक है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों प्रेजेंट है? उसके दो फंक्शंस है। एक तो जो भी बैक्टीरिया गलती से हमारे फूड के साथ चला गया है उसको ये किल करता है, और हमारे स्टमक में प्रोटीन के डाइजेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है HCl। ठीक है, तो ये हमारे एसिड्स है। उसके बाद आता है बेसिस। ठीक है, तो बेस क्या होते हैं? ठीक है, तो बेस का मतलब होता है जो है ना टेस्ट में है ना कड़वे होंगे, और आप अगर उनको टच करेंगे तो आपको ना सोपी सा फील होगा। सोपी का मतलब होता है जब आपने कभी साबुन को अपने हाथ में पकड़ा है तो वो फिसलती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं। और अगर आप इनको पानी में डालोगे, अब आप है ना अगर बेस को पानी में डालोगे तो आपको कौन से आयंस मिलेंगे? OH+ आयंस मिलेंगे। ठीक है, और बेस क्या करते हैं, ये है ना रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, और ब्लू लिटमस इसमें ब्लू ही रहता है, इसलिए देखो मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किया है सब कुछ। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है NaOH, KOH एंड सोप। ठीक है, अगर कभी गलती से नहाते हुए आपने साबुन को टेस्ट किया है तो आपने देखा ना उसका कितना कड़वा, कितना गंदा सा टेस्ट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बेस है। अब उसके बाद ना एक नई टर्म आती है एल्कली। क्या होते हैं? ठीक है, तो ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम एल्कली बेसिस बुलाते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे बेस जो है वो पानी में नहीं घुलते, इसलिए ना एक स्टेटमेंट आता है सीटेट में कि ऑल द बेसिस आर एल्कली। ठीक है, सारे के सारे जो बेस है वो एल्कली है क्या? ठीक है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, सारे बेस नहीं घुलते हैं। ठीक है, और सारे एल्कली जो है वो बेस है क्या? तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जो सारे के सारे एल्कली होंगे वो बेसिक नेचर के हैं, वो पानी में घुल रहे होंगे, लेकिन सारे के सारे बेस जो है वो एल्कली नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं ना, किसी चीज़ को पहचानने में हमारी मदद कर रहे हैं ना, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी ये मदद करते हैं जानने में कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है, उनको हम क्या बुलाते हैं? इंडिकेटर्स बुलाते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, इनका है ना कलर चेंज हो जाता है। जब इसमें मैं एसिड डालूंगी या बेस डालूंगी उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करते हैं, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये एसिड है कि ये बेस है। अब इंडिकेटर्स कौन कौन है? तो अगर आप कभी हल्दी को देखोगे, टर्मरिक, लिटमस, अभी मैंने बताया था ना लिटमस पेपर के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, लिटमस। उसके बाद आता है चाइना रोज। ठीक है, जो गुड़हल का फूल होता है ना वो भी इंडिकेटर की तरह काम करता है। ये है नेचुरली अकरिंग लिटमस, मतलब नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स है ये हमारे। ठीक है, कौन कौन? टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज। उसके बाद आता है हमारे इस चैप्टर में है ना एक टेबल बनी हुई है, यहाँ से है ना क्वेश्चन आता है, SSC में भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, CTET में भी क्वेश्चन आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड हमें किससे मिलता है। तो अगर आपने है ना कभी सिरका खाया है, ठीक है, विनेगर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हम जो चाउमीन बना रहे होते हैं उसमें भी तो हम सिरका डालते हैं ना, विनेगर बहुत सारे चीज़ों को बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, तो सिरके के अंदर कौन से वाला एसिड होता है? एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर आपको कभी किसी चींटी ने काटा है, आंट ने काटा है, तो आपको पता है एकदम से कितनी जलन आपको हो रही होती है। क्यों? क्योंकि वो जो अपना डंक आपके अंदर छोड़ती है ना, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो आंट के स्टिंग में, डंक में क्या प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर आपने कभी खट्टे फल खाए हैं, ठीक है, विटामिन सी हमें जिनसे मिलता है, ऑरेंज, लेमन, ठीक है, आंवला, इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर आपने कभी दही खाई है तो उसके अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसलिए अगर आप कभी भी दही को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो बहुत सारे आपको उसके अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया दिखाई दे रहे होते हैं। किसके बैक्टीरिया है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो, और उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है? लैक्टिक एसिड। और अगर आप कभी टमाटर खाते हैं,
पालक खाते हैं तो उसके अंदर से आपको कौन सा एसिड मिलता है? ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, ठीक है। और खट्टे फ्रूट से, सिट्रस फ्रूट, आंवला से हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। अगर आपने मेरी विटामिन वाला लेक्चर देखा तो मैंने आपको बताया ना विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। मेरे को बताइएगा विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है कमेंट्स में। उसके बाद आता है खट्टी चीजें, यानी कि टैमरिंड अगर आपने खाई है, इमली कभी आपने खाई है, आपने ग्रेप्स खाया है, या फिर कच्चा आम आपने खाया है, तो उसके अंदर से आपको क्या मिलता है? टार्टरिक एसिड मिलता है। और ये जो टार्टरिक एसिड है ना, इससे वो टार्टरी भी बनती है। आपको पता है ना, कभी कभी जब आप पनीर बनाते हो तो है ना, मम्मी ऐसा बोलते हैं ना इसमें हम टार्टरी डालेंगे, तो टार्टरी कुछ नहीं होता, वो टार्टरिक एसिड ही होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि आंट के स्टिंग में, यहाँ से ना वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आंट के स्टिंग में कौन से वाला एसिड प्रेजेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड होता है। टोमेटो में कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ बेस। ये कुछ बेस के नाम है और वो हमें किस चीज़ से मिलते हैं। तो अगर आपने है ना चूने का पानी को अगर आप देख रहे हो तो उसके अंदर कौन सा वाला बेस होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और आपके घर पे जो विंडो क्लीनर नहीं होते, ठीक है, जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं विंडो की सफाई करने के लिए, ठीक है, विंडो क्लीनर, उसके अंदर कौन सा बेस होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद जो साबुन होती है उसके अंदर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, KOH, ठीक है। उसके बाद है ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज क्या होता है मैं भी आपको आगे बताऊंगी, आप सोचिए जब तक कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या यूज होता है, बेस हमारे किस काम के हैं। उसके बाद आता है लिटमस, ठीक है। तो लिटमस के आगे हमने लिखा है अननेचुरल डाई। तो बहुत सारे जो इंडिकेटर्स है हमारे, मैंने बताया था ना, वो नेचुरल होते हैं, जैसे कि टर्मरिक है, जैसे कि लिटमस है, जैसे कि गुड़हल है, ठीक है, वो नेचर से हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो लिटमस है ये हमें किससे मिलता है? ये ना हमें लाइकन से मिलता है। आपने देखा है ना लाइकन्स ग्रो करते हैं, ठीक है, पत्थरों के ऊपर लाइकन्स ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये ना पर्पल कलर का होता है। अगर मैंने इसे डिस्टिल वाटर में रखा हुआ है तो इसका कलर कैसा हो रहा होगा? पर्पल कलर दे रहा होगा ये, ठीक है। ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है और इसके ना स्ट्रिप्स भी बनाए जाते हैं, जिन स्ट्रिप्स को हम क्या बुलाते हैं? लिटमस पेपर बुलाते हैं, ठीक है। हमारे पास है ना दो फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस, ठीक है। एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं और बेस क्या करते हैं? उसका अपोजिट करते हैं, ठीक है। तो एसिडिक सोल्यूशन को जो, अगर मैंने लिटमस के अंदर है ना, लिटमस जिसका अपना कलर पर्पल है, अगर मैंने उसमें एसिड डाला तो कलर क्या आ जाएगा? रेड कलर दिखा रहा है अगर, ठीक है। और अगर मैंने बेस डाला तो क्या कलर दिखाएगा? ब्लू कलर दिखाएगा, ठीक है। अब है ना कोई कोई चीज ऐसी होगी जो अपना कलर चेंज ही नहीं करेगी, ना वो रेड होएगी ना वो ब्लू होएगी, कोई कलर चेंज आएगा, यानी कि पर्पल का पर्पल ही रहेगा। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बुलाते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशंस बुलाते हैं, ठीक है। ना तो वो एसिडिक होते हैं ना वो बेसिक होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल बताऊं, जो ना एसिडिक है ना बेसिक। तो अगर आपका जो वाटर है ना, अगर आप उसको डालेंगे, क्योंकि जो हमारा वाटर होता है ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। उसके बाद एक अलग नेचुरल इंडिकेटर कौन है? हल्दी, ठीक है। अब हल्दी क्या करती है? अगर आपके खाने पे कभी गलती से हल्दी लग जाए और जब आप उसको धो रहे होते हैं ना, साबुन लगा रहे होते हैं, साबुन क्या होती है? बेस होती है, तो एकदम से आप देखोगे उस हल्दी का दाग जो पीला था वो क्या हो जाता है? रेड कलर में चेंज होता है। यानी कि जब वो बेस के साथ मैच करती है, हल्दी को जब आप बेस से मिलाते हैं तो क्या बनता है? रेड कलर बनता है। एसिडिक सोल्यूशन में वो येलो ही रहती है, ठीक है, येलो पहले थी, अगर उस पर एसिड भी डल जाएगा तो भी वो येलो ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद आता है चाइना रोज, ठीक है, गुड़हल। तो गुड़हल में क्या होता है? अगर आपने है ना उसका अपना कलर है ना लाइट पिंक कलर का, देखो इस पिक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ पे ना चाइना रोज का जो अपना कलर है जिसको मैं इंडिकेटर बुला रही हूँ, उसका है ना बहुत ही लाइट पिंक कलर का कलर है, ठीक है। जब मैं इसमें है ना एसिडिक सॉल्यूशन डालूंगी, सोचो मैंने इसमें है ना दही डाली या फिर नींबू की कुछ ड्रॉप्स डाली, तो ये इसका कलर क्या हो जाएगा? डार्क पिंक कलर या फिर मेजेंटा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इस डार्क पिंक को हम मेजेंटा भी बुलाते हैं, ठीक है। और अगर मैंने है ना इसमें कोई बेस डाला, यानी कि मैंने थोड़ा सा साबुन का टुकड़ा इसमें डाल दिया, तो क्या कलर हो जाएगा? ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको है ना ये पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड के साथ क्या चीज क्या कलर देती है, ठीक है। तो अगर आप हल्दी की बात कर रहे हो तो वहां पे बेस जो है वो किस कलर का बन जाता है? रेड कलर का बन जाता है, ठीक है। चाइना रोज की बात कर रहे हो तो वहां पे बेस किस कलर का बन जाता है? ग्रीन कलर का बन जाता है। उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए ना हम है ना कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं, जिनको हम लैब में यूज करते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनको हम लैब्स में बनाते हैं, ठीक है। उनमें से एक एग्जांपल है फिनोफिथिलीन, ठीक है। तो फिनोफिथिलीन जो होता है, जब आप उसमें एसिड सॉल्यूशन डालोगे, ठीक है, अगर फिनोफिथिलीन में मैंने एसिड डाला तो वो है ना कलरलेस रहेगा, कोई कलर नहीं देगा। और अगर मैंने उसमें बेसिक सॉल्यूशन डाला तो वो है ना पिंक कलर में
टर्न हो जाता है। जब आप है ना कॉलेज में जाते हो और वहाँ पे ना आप टाइट्रेशन रिएक्शन करते हो, तो ये वो रिएक्शन होती है जो आपको सबसे ज़्यादा बार करने के लिए मिलती है, और आप में से जो लोग कॉलेज कर चुके होंगे उन्होंने तो ये रिएक्शन करी भी होगी, ठीक है। तो टाइट्रेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम फेनोल्फथलीन में ऐड करते रहते हैं NaOH को, और जब जैसे एकदम परफेक्ट लाइट सा पिंक कलर आता है वहीं पे हमें स्टॉप कर देना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो जब है ना एक एसिड एक बेस से मिलता है तो वो है ना एक दूसरे के इफेक्ट को है ना न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, और उस प्रोसेस में क्या बनता है, नमक और पानी, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर इस प्रोसेस में बनते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अगर एसिड और बेस को आप मिला रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा और हीट भी इवॉल्व होती है साथ में। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक एसिड है उसको आपने है ना एक बेस से मिलाया जिसका नाम है NaOH, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे NaCl प्लस वाटर। तो आपको जो पता है NaCl हमारे टेबल सॉल्ट का नाम होता है ना, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है उसका नाम क्या है, NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे है ना सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है और पानी बन गया है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बना वो क्या है, नमक, सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट जो होता है वो नेचर में एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अब ये किस बात पे डिपेंड करेगा, तो अगर आपका जो सॉल्ट है उसमें है ना स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हुआ है और वीक बेस यूज हुआ है तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। अगर आपका जो एसिड है वो वीक है और जो आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग है तो आपका एसिड जो है वो बेसिक बनेगा, और अगर वो दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, ठीक है। अब है ना न्यूट्रलाइजेशन है ना हमारी डेली लाइफ में भी बहुत यूज होता है, ठीक है। तो कैसे यूज होता है, इनडाइजेशन, ठीक है। जब आपको है ना ऐसा लगता है कि आपने ना खाना खा लिया लेकिन आपका खाना है ना डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो जैसे मैंने बताया कि हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब है ना बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, अगर किसी इंसान को बहुत एसिडिटी हो रही है तो उसको हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि इनो पी लो, ठीक है, या फिर हम उनको एंटा एसिड पीने के लिए देते हैं, ठीक है। एंटा एसिड का मतलब होता है एंटा एसिड, यानी कि वो है ना एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, एसिड के अगेंस्ट काम करेगा। तो ऐसा कौन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अभी मैंने कहा था ना कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर जो एक्स्ट्रा एसिड बन गया उसको न्यूट्रलाइज करता है, क्यों, क्योंकि ये ना बेसिक है नेचर में, ठीक है। मैंने बेस में पढ़ाया ना आपको इसको, तो ये क्या करता है जितना भी एक्स्ट्रा एसिडिटी आपको बन गई थी उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद है आंट बाइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपको चींटी काट लेती है तो वो आपकी बॉडी के अंदर है ना फॉर्मिक एसिड छोड़ के चली जाती है। अब आपको बहुत जलन हो रही होगी तो आप क्या करोगे, आप है ना बेस से उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो आप है ना क्या करोगे, बेकिंग सोडा रब करोगे, ठीक है, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है उसको आप रब करोगे, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीजें क्या है, बेस है, और आपको जिस चीज ने काटा है वो आपके बॉडी के अंदर एसिड छोड़ के गई, तो एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। इसलिए आंट बाइट जब भी आपको कट कर लेती है तो आपके घर वाले ना कुछ बोलते हैं ना कि ये वाली चीज रगड़ लो। उसके बाद आता है सॉइल ट्रीटमेंट। तो आपको पता है जो हमारी सॉइल है वो बहुत एसिडिक नहीं होनी चाहिए, वो बहुत बेसिक भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी क्रॉप्स है उनको ग्रो करने के लिए ना ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है, ठीक है। अगर बहुत एसिडिक हो जाएगी तो बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो नहीं करेगी, बहुत बेसिक हो जाएगी तो भी नहीं करेगी, ठीक है। तो फर्टिलाइजर को जब हम कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहते हैं तो हमारी सॉइल है ना बहुत एसिडिक बन जाती है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे ना बेस से ट्रीट करते हैं, यानी कि ना क्विक लाइम, ठीक है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, या फिर स्लेक लाइम जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हम है ना अपने खेतों में वो डालेंगे, ठीक है। और अगर हमारी सॉइल है ना बहुत बेसिक बन गई है, यानी कि ना उसके अंदर बेस तो बहुत बढ़ गए हैं, एसिडिटी बिल्कुल बची नहीं, और प्लांट्स को थोड़ा एसिडिक नेचर भी चाहिए होगा ना, क्योंकि हमें बैलेंस करना है, तो है ना हम ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे जिसको हम कंपोस्ट बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, तो आपको पता है आपके घर पे है ना जो सारा का सारा कचरा है, ठीक है, यानी कि कचरा इन द सेंस जो आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स किचन वेस्ट है, ठीक है, अगर आप उसको है ना एक मिट्टी में गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हो और वहां पे उसे सड़ने देते हो ओपन में भी सड़ने होते हो, तो कुछ दिनों के बाद है ना वो एक ब्लैक कलर के कंपोस्ट में टर्न हो जाता है। और ऐसे ही है ना एनिमल एक्सक्रीटा के साथ भी होता है ना, तो जो गाय का गोबर होता है उसको लोग है ना गाँव में एक जगह पे इकट्ठा करते रहते हैं, थोड़े दिन के बाद है ना वो ब्लैक कलर के कंपोस्ट में टर्न हो जाता है, और वो क्या करता है हमारी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी को बहुत इंक्रीज करता है, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि वो है ना उसमें कुछ भी सिंथेटिक नहीं है ना, आपकी किचन में जो वेस्ट है वो कुछ भी सिंथेटिक नहीं है ना, और जो गाय का गोबर है वो भी सिंथेटिक नहीं है, ठीक है, नेचुरल है, और ठीक है। तो ऐसे है ना हम अपनी सॉइल को ट्रीट करते हैं। उसके बाद फैक्ट्री वेस्ट, तो आपको पता है जब हमारी फैक्ट्रीज में कुछ भी प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं वहां से ना बहुत ज्यादा एसिड बन रहा होता है, बहुत सारा एसिड वो डायरेक्टली क्या कर रहे होते हैं, पहले ना वो सीधा का सीधा
वाटर बॉडी में उसको एक्सीड आउट कर देते हो। तो वाटर बॉडीज में अगर आप सीधा सीधा डाल दोगे तो सारे की सारी जो वहाँ पे वाटर बॉडीज के अंदर रहने वाली लिविंग बींग्स है, फिश है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो सब मर जाएंगे ना। तो आजकल हम क्या करते हैं, पहले ना उस वेस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं बेस डाल के और उसके बाद उसे रिलीज किया जाता है, ठीक है। ना वो बहुत एसिडिक हो ना वो बहुत बेसिक हो, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, पॉइंट्स टू बी नोटेड में, ठीक है। तो एसिड रेन क्या होती है, तो जब है ना बारिश हो रही होती है और उसका पीएच अगर 5.6 से नीचे है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन से एसिड है, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब ये एसिड बने कैसे, ठीक है। तो आपको पता है हमारी एयर में ना कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऐसी ऐसी हार्मफुल गैसेस जो है ना रिलीज हो रही होती हैं, जब ये पानी से रिएक्ट करती हैं तो ये कुछ एसिड्स बना देती है, और इसलिए ये जो रेन हो रही होती है इसको हम एसिड रेन बोलते हैं। और आपको पता है ना एसिड रेन ने है ना ताजमहल का जो संगमरमर था उसको पीला करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आसपास है ना बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, तो वहाँ पे है ना नॉर्मली ये गैस रिलीज हुआ करती थी, ठीक है। तो अगर आपकी रेन का पीएच बिलो 5.6 है, इसको हम बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। उसके बाद है ना जब आप एसिड्स के साथ काम करते हैं, बेस के साथ काम करते हैं, तो आपको ना बहुत ध्यान रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ना कोरोसिव इन नेचर होते हैं, ठीक है, इरिटेटिंग होते हैं, हार्मफुल टू स्किन होते हैं। मतलब अगर आपकी गलती से आपकी स्किन के ऊपर अगर कभी लैब में गिर जाता है, एसिड गिर जाता है या बहुत स्ट्रॉन्ग बेस गिर जाता है, तो आपकी स्किन है ना जल जाती है। एसिड तो बहुत बुरे तरीके से आपकी स्किन को चलाते हैं, बेस भी बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप जब भी कभी लैब में काम करो तो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है वो मुझे बताइएगा, ठीक है। और सीटेट के पेपर 2 के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है, बाकी के चैप्टर्स आप वहाँ से देख सकते हैं। हमारा फूड का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और अब हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का टॉपिक भी आज कंप्लीट हो गया।